हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोमेंटिस क्लासेस ऑनलाइन। स्वागत है आपका क्रैश कोर्स सीरीज में। आज हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ के लॉ, व्हीटस्टोन की ब्रिज, मीटर की ब्रिज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे इसके नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 और आगे लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में हमने सारा बेसिक्स पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे एमीटर। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे एमीटर। नाम सुना होगा आपने, पहले सुन लीजिए क्या क्या आपको याद रखना है। 5 पॉइंट फिर हम लिखते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट पॉइंट, हमेशा से एक न्यूमेरिकल मिलेगा एमीटर या वोल्ट मीटर पर आपको। पहला पॉइंट हमें यह लिखना है, एमीटर से हम मेजर करते हैं करंट। एमीटर से क्या मेजर करते हैं? करंट। दूसरा, एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? हमेशा एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। चौथा पॉइंट, एमीटर को जलने से बचाने के लिए हम लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं। एमीटर को जलने से बचाने के लिए हम लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं शंट। पांचवा और आखिरी पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया कि एमीटर सीरीज में जुड़ता है। अगर एमीटर को पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा? एमीटर को गलत जोड़ दें तो क्या होगा? तो एक पॉइंट आपको और भी बताया है कि इसका रेजिस्टेंस लो होता है, तो लो रेजिस्टेंस के कारण इससे हाई करंट फ्लो होगी जो इसके कॉइल को डैमेज कर देगी। लो रेजिस्टेंस के कारण हाई करंट फ्लो होगी जो इसके कॉइल को डैमेज कर देगी। एक बार लिख लेते हैं शॉर्ट में, और जो भी फॉर्मूला आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। 5 पॉइंट आपको लिखना है। पहला लिखो, इट मेजर्स करंट। लिखते लिखते ही याद करना है, एमीटर से क्या नापा? करंट नापा। आगे लिखो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को कैसे जोड़ा? सीरीज में जोड़ा। बिल्कुल शॉर्ट में। तीसरा, एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम कितना? 0। तो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर 0, याद रखो। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हमें कम से कम करना है, तो कम से कम कितना कर सकते हैं? 0। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। अब चौथे पॉइंट को जरा अच्छे से समझ लो। ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, ये निडल लगी है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल के रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं Rg। अब इससे अगर मैंने हाई करंट फ्लो कर दी तो हो सकता है ये निडल टूट जाए। तो ये निडल ना टूटे इसके लिए इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं शंट। शंट क्या होता है? एक लो रेजिस्टेंस कॉइल। क्या करते हैं? एमीटर को जलने से बचाने के लिए इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कॉइल जोड़ते हैं, जो कहलाती है शंट। एमीटर को जलने से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कॉइल जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं शंट। इससे ये फायदा होगा, सपोज करो आई है करंट, टोटल करंट, तो यहां तक तो ये आएगी, उसके पास 2 रास्ते हो जाएंगे। कुछ गैल्वेनोमीटर से जाएगी Ig और कुछ शंट से जाएगी Is। कौन सी करंट बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? देखो, शंट का रेजिस्टेंस कम है तो मैक्सिमम करंट शंट से जाएगी और कम से कम करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगी। तो शंट लगाने से यह फायदा होता है। अभी पॉइंट लिखेंगे, पहले सिंबल्स का मतलब लिख लो। आई याद रखो क्या होता है? टोटल करंट। Ig क्या होता है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल।
हर सिंबल का मतलब पता होना चाहिए आपको। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल, आईएस याद रखो। करंट थ्रू शंट, और आरजी याद रखो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, और आरएस याद रखो, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। अब मुझे बताओ कि आईजी और आईएस में कौन बड़ा होगा? ये करंट ज्यादा होगी कि ये करंट ज्यादा होगी? आईएस ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। तो हमें पता है, ब्रैकेट में लिख लेना कि आईएस बड़ा होता है आईजी से। शंट से जाने वाली करंट ज्यादा होती है गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट के। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आरएस, शंट का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। किससे? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के। शंट का मतलब ही होता है लो रेजिस्टेंस। देख लो, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, बिल्कुल याद करते हुए चलना है। एमीटर से मैंने क्या नापी? करंट। कैसे जोड़ा? सर्किट के सीरीज में जोड़ा। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। अब चौथा पॉइंट अभी लिखना है। पहले तो ये 3 पॉइंट लिखे हमने, चौथा पॉइंट क्या लिखना है? ये है मेन पॉइंट। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे? ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखो। बाय कनेक्टिंग a low resistance coil in parallel with it, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने का तरीका, लो रेजिस्टेंस कॉइल को पैरेलल में जोड़ो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहीं से निकलेंगे। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने का तरीका, लो रेजिस्टेंस कॉइल पैरेलल में जोड़ो, जिसे क्या कहो? शंट कहो। तो लिख लो, दिस लो रेजिस्टेंस कॉइल इज कॉल्ड शंट। दिस लो रेजिस्टेंस कॉइल इज कॉल्ड शंट। आप ध्यान से सुनना, शंट लगाने से 3 फायदे होते हैं। पूरी थ्योरी सुना रहा हूं मैं आपको। पहला, निडल नहीं टूटेगी अब। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ जाएगी। तीसरा, हीटिंग इफेक्ट कम होंगे। मैक्सिमम करंट को तो हमने बाईपास कर दिया है ना, तो हीटिंग इफेक्ट कम होंगे। शंट लगाने के 3 फायदे होते हैं। पहला क्या? इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ जाती है। दूसरा क्या? हीटिंग इफेक्ट कम होते हैं। तीसरा क्या? कॉइल के डैमेज होने का या निडल के टूटने का चांस नहीं रहता, मिनिमाइज हो जाता है। याद रखना, शंट के क्या फायदे हैं? ए, शंट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। शंट लगाने से इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ जाती है। शंट लगाने से इंस्ट्रूमेंट की रेंज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा, बी, डिक्रीजेस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कम हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट कम गर्म होगा। सी, मिनिमाइजेस द चांस ऑफ, इस पॉइंट को ध्यान से करना, मिनिमाइजेस द चांस ऑफ डैमेज ऑफ मैग्नेटिक निडल एंड कॉइल। ना निडल टूटेगी ना कॉइल जलेगी। शंट लगाने से 3 फायदे हैं, बहुत ध्यान से। शंट क्या करेगा? इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ा देगा, हीटिंग इफेक्ट कम करेगा, मैग्नेटिक निडल और कॉइल के डैमेज के चांस को कम करेगा। अब सवाल उठता है, शंट जोड़ दिया, शंट किसे कहा? लो रेजिस्टेंस कॉइल। तो आपसे न्यूमेरिकल में यही शंट की वैल्यू निकालने को कहते हैं। तो अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं शंट रेजिस्टेंस का।
शंट जोड़ दिया, कितने का शंट जोड़ दिया? आरएस का फॉर्मूला होता है आईजी आरजी अपॉन आई माइनस आईजी। क्या होता है याद रखो, आईजी आरजी अपॉन आई माइनस आईजी। शंट जोड़ना है तो शंट कितने ओम का जोड़ेंगे? आईजी आरजी अपॉन आई माइनस आईजी। सिंबल का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया है। आईजी यानी गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट, आरजी यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और आई यानी टोटल करंट, और आईजी यानी गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट। क्या होता है शंट का फॉर्मूला? याद कीजिए, आईजी आरजी अपॉन आई माइनस आईजी। क्या होता है शंट का फॉर्मूला? याद कीजिए, आईजी आरजी अपॉन आई माइनस आईजी। क्या होता है शंट का फॉर्मूला? याद कीजिए, आईजी आरजी अपॉन आई माइनस आरजी। ध्यान से सुनो, शंट का कोई भी सवाल करो याद रखना, शंट हमेशा किस में जुड़ेगा? पैरेलल में जुड़ेगा। तो ब्रैकेट में ये जरूर लिखना। दो ऑप्शन इसी के रहेंगे कि सीरीज की पैरेलल। तो शंट का याद रखो आंसर थोड़ा सा आएगा, छोटा आएगा। शंट रेजिस्टेंस यानी क्या? काफी कम वैल्यू। तो जो भी आपका आंसर आना चाहिए छोटा है। और किस में जोड़ते हैं शंट को? पैरेलल में जोड़ते हैं। शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आती है और शंट हमेशा किस में जुड़ता है? पैरेलल में जुड़ता है। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। एमीटर हमने कैसे जोड़ा? सीरीज में। अगर गलती से एमीटर को पैरेलल में जोड़ दें तो लो रेजिस्टेंस के कारण उससे हाई करंट फ्लो होगी, जिससे उसकी कॉइल डैमेज हो सकती है। फिर से सुन लो, क्या? अगर हमने एमीटर को सीरीज की बजाय पैरेलल में जोड़ दिया, गलत जोड़ दिया, तो लो रेजिस्टेंस के कारण उससे हाई करंट फ्लो होगी, जो उसके कॉइल को डैमेज करेगी। अगर एमीटर को सीरीज की बजाय पैरेलल में जोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लो रेजिस्टेंस के कारण उससे हाई करंट फ्लो होगी, जो उसकी कॉइल को डैमेज कर सकती है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट। इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड, इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, सीरीज में जोड़ना चाहिए, हमने पैरेलल में जोड़ दिया। इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, then because of its low resistance, रेजिस्टेंस तो उसका कम है, then because of its low resistance, then because of its low resistance, high current flows through it, which may damage its coil. याद रखिए, then because of its low resistance, high current flows through it, which may damage its coil. जल्दी से याद कीजिए, फिर वोल्टमीटर समझे। एमीटर के बारे में जितना भी आपको पता होना चाहिए सब मैंने लिख दिया, थ्योरी, मैथमेटिक्स, सारा कुछ। चलिए एक बार और रिवाइज कीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है। एमीटर को से क्या नापा? करंट नापा। एमीटर को कैसे जोड़ा? सीरीज में जोड़ा। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। 3 पॉइंट बिल्कुल आसान, बिल्कुल एक एक लाइन के। एमीटर से क्या नापा? करंट नापा। एमीटर को किस में जोड़ा? सीरीज में जोड़ा। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। चौथा पॉइंट है मेन, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला? लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ के, जिसे कहते हैं शंट। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला? लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ के, जिसे कहते हैं शंट। लिखते लिखते ही याद करना है। शंट लगाने से 3 फायदे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ जाती है, हीटिंग इफेक्ट कम हो जाते हैं, मैग्नेटिक कॉइल डैमेज नहीं होती। क्लियर है? शंट का फॉर्मूला बोलिए, आईजी आरजी बाय आई माइनस आईजी। शंट का फॉर्मूला बोलिए, आईजी आरजी बाय आई माइनस आईजी। और साथ ही ये ध्यान रखिए, शंट पैरेलल में जुड़ता है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अगर एमीटर को पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा? लो रेजिस्टेंस के कारण इससे हाई करंट फ्लो होगी, जिससे उसकी कॉइल के डैमेज होने का चांस है। अगर गलती से एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या होगा?
लो रेजिस्टेंस के कारण इससे हाई करंट फ्लो होगी जो उसकी कॉइल को डैमेज करेगी। लो रेजिस्टेंस के कारण हाई करंट फ्लो होगी जो उसके कॉइल को डैमेज करेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के 5 पॉइंट पहले सुन लीजिए, फिर मैं लिखवा रहा हूं शॉर्ट में। पहला पॉइंट, इससे क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। बाकी कह सकते हो कि एमीटर के उल्टे पॉइंट कर दो। एमीटर कैसे जुड़ता था सीरीज में, तो वोल्ट मीटर जुड़ेगा पैरेलल में। एमीटर कैसे जुड़ता था सीरीज में, तो वोल्ट मीटर कैसे जुड़ेगा पैरेलल में। तीसरा, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 0, तो 0 का उल्टा कर दो, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। एमीटर कैसे बनाया था, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा था, इसका उल्टा कर दो तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे। एमीटर कैसे बनाया था, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ेगा। पांचवा, अगर एमीटर वोल्ट मीटर को गलत जोड़ दिया तो क्या होगा, वोल्ट मीटर तो पैरेलल में जुड़ता है, अगर सीरीज में जोड़ दिया तो क्या होगा, तो हर बार आंसर ये नहीं होगा कि जल जाएगा। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो हाई रेजिस्टेंस के कारण ये करंट के फ्लो को रोक देगा। हाई रेजिस्टेंस के कारण ये करंट के फ्लो को रोक देगा। बिल्कुल बेसिक भाषा में मैंने आपको वोल्ट मीटर बताया। फिर से एक बार सुन लीजिए। इससे नापा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको जोड़ा पैरेलल में, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इससे बनाया हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ के, और अगर इसे गलत जोड़ दें, सीरीज में जोड़ दें, तो ये करंट के फ्लो को रोक देगा। हाई रेजिस्टेंस के कारण ये करंट के फ्लो को रोक देगा। तो ये 5 मिनिमम पॉइंट आने चाहिए आपको वोल्ट मीटर में। पहला क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में बेटा, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे रहा हूं। दूसरा, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ना है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ना है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ना है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तीसरा, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। बिल्कुल आसान से पॉइंट है। चौथा पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, इसमें फॉर्मूला भी आएगा। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, एमीटर में कैसे बदला था, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ के, तो इसका उल्टा बोलो। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस कॉइल in series with it। क्या लिखा, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर by connecting a high resistance coil in series with it। A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance coil in series with it। हाई रेजिस्टेंस कॉइल को सीरीज में जोड़ेंगे। अब देखना बेटा कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है IR। बहुत ध्यान से देखिए, वोल्ट मीटर के सवाल कैसे होंगे वो फॉर्मूला आ रहा है। तो V की जगह लिख दो VG, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस। I की जगह लिख दो IG, I की जगह लिख दो IG, और R की जगह लिख दो
एक आर तो होगा ही होगा आर जी, और एक हमें जोड़ना पड़ेगा प्लस आर। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं ना, तो वीजी बराबर हो जाएगा आई जी आर जी प्लस आर। वोल्ट मीटर के न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से होंगे। ज्यादातर आपको इस आर की वैल्यू निकालने को कहेंगे कि आपने कितना रेजिस्टेंस जोड़ा वो निकालो। क्या करना है, कुछ खास नहीं वोल्ट मीटर के सवालों में, बस ओम्स लॉ लगाना है आपको। V की जगह लिखो VG, I की जगह लिखो IG, और R की जगह लिखो RG प्लस R। V की जगह लिखो VG, I की जगह लिखो IG, और R की जगह लिखो RG प्लस R। थोड़ा सा इसे जमा भी सकते हैं, IG को अपॉन में ले आओ, तो VG अपॉन IG इज इक्वल टू RG प्लस R। इतना कॉम्प्लिकेशन आप करो ही मत, आप तो बस ये ध्यान रखो कि वोल्ट मीटर के सवाल जो है ओम्स लॉ से हो सकते हैं। वोल्ट मीटर का कोई भी न्यूमेरिकल हो ओम्स लॉ से हो जाएगा। वोल्ट मीटर का कोई भी न्यूमेरिकल ओम्स लॉ से हो जाएगा। ये आर निकालने को कहते हैं। तो आर बराबर क्या हो गया, वीजी अपॉन आई जी माइनस आर जी। इस फॉर्मूले को याद रखो या सीधा ओम्स लॉ याद रखो। वोल्ट मीटर का कोई भी सवाल इस फॉर्मूले से होगा। आपसे निकालने को कहते हैं कि आपने कितना रेजिस्टेंस जोड़ा। तो आर बराबर क्या होता है, वीजी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू ज्यादा आएगी और आर हमेशा सीरीज में जुड़ेगा। आर की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्यों ज्यादा आएगी, डेफिनेशन ही वही है। वोल्ट मीटर हमने कैसे बनाया, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ के। तो ये जो आर आएगा ये छोटा नहीं आएगा, ये बड़ा आएगा, ध्यान रखो। और ये कैसे जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेगा। ये आर छोटे की बजाय क्या आएगा, बड़ा। और ये कैसे जुड़ेगा बेटा, बोलेंगे सीरीज में जुड़ेगा। ये कैसे जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेगा। क्लियर है। चलिए लास्ट, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट पहले खुद समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाना चाहिए पैरेलल में। अगर इसे सीरीज में जोड़ दिया तो हाई रेजिस्टेंस के कारण ये करंट के फ्लो को रोक देगा। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाना चाहिए पैरेलल में। अगर हमने इसे सीरीज में जोड़ दिया तो हाई रेजिस्टेंस के कारण ये करंट के फ्लो को रोक देगा। इफ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए। इफ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड in series with the circuit, then because of its high resistance, it will reduce the current to almost zero. ये हो गया लास्ट पॉइंट। ये कंप्लीट हुआ आपका वोल्ट मीटर। ये आपका कंप्लीट हुआ वोल्ट मीटर। बहुत ध्यान से मैं एक बार आपको स्लाइड्स फिर से दिखा दे रहा हूं। पहला हमने क्या लिखा, इससे क्या मेजर किया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसे कैसे जोड़ा, इसे पैरेलल में जोड़ा। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर बनाया कैसे, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ के। न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, ओम्स लॉ से करेंगे। V इक्वल टू क्या है, आई आर। V की जगह क्या लिख दो, VG। I की जगह क्या लिख दो, IG। R की जगह क्या लिख दो, RG प्लस R। और इससे R निकाल लो तो R इक्वल टू आ गया VG बाय IG माइनस RG। R हमेशा कैसे जुड़ेगा, R हमेशा सीरीज में जुड़ेगा। फिर अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस के कारण वो करंट के फ्लो को रोक देगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एमीटर और वोल्ट मीटर। एक सवाल नीट में जरूर आएगा एमीटर या वोल्ट मीटर पर। बहुत ध्यान से थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए चीजें याद कीजिए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ्स लॉ, हेडिंग डालेंगे किरचॉफ्स लॉ। मेजरमेंट में ही पढ़ना है आपको किरचॉफ्स लॉ, तो हेडिंग डाल दीजिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं।
या इसे शॉर्ट में KCL भी कहते हैं, और या इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को किरचॉफ का करंट लॉ भी कहते हैं, या इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन यानी क्या होता है, जहां खूब सारे तार आकर मिले। खूब सारे यानी कितने, कम से कम 2 तार तो हो ही हो, 2 या 2 से ज्यादा तार आके जहां मिले वो जंक्शन। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है कि ये जंक्शन पर लगता है, और जंक्शन किसे कहते हैं, जहां कम से कम 2 तार आके मिले। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ का नाम क्या है, किरचॉफ का करंट लॉ। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, KCL, या इसे ही क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। तो ये लॉ कहता क्या है, एट एनी जंक्शन, ये तो इसके नाम हो गए, अब लॉ समझ रहे हैं। एट एनी जंक्शन, जंक्शन का मतलब मैंने बताया, किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब फिर से सुन लो, जहां कम से कम 2 तार आकर मिले। एट एनी जंक्शन क्या कहता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, सारी करंट को जोड़ के 0 कर दो। एट एनी जंक्शन सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। समझना बहुत आसान है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एट एनी जंक्शन सिग्मा आई इक्वल टू 0, यानी सारी करंट को जोड़ के इज इक्वल टू 0 कर दो। किसी भी जंक्शन पे सारी करंट को जोड़कर इक्वल टू 0 कर दो। किसी भी जंक्शन पे सारी करंट को जोड़ के 0 कर दो। अब रूल लगाते टाइम बस ये ध्यान रखो, हेडिंग डाल रहा हूं साइन कन्वेंशन, लॉ तो हो गया। इस रूल को लगाते टाइम कुछ साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो इसके साइन कन्वेंशन ये हैं कि इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव लो और आउटगोइंग करंट को आप नेगेटिव लो। क्या है रूल लगाते टाइम रूल, इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव लो और आउटगोइंग करंट को आप नेगेटिव लो। ये है इसके साइन कन्वेंशंस। याद कीजिए, किसी भी जंक्शन पे क्या करना है, सारी करंट को जोड़ के 0 कर देना है। किसी भी जंक्शन पर क्या करना है, सारी करंट को जोड़ के 0 कर देना है। किसी भी जंक्शन पे क्या करना है, सारी करंट को जोड़ के 0 कर देना है। रूल लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो इनकमिंग करंट है उसे पॉजिटिव लिया जाए और जो आउटगोइंग करंट है उसे नेगेटिव लिया जाए। रूल लगाते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जो इनकमिंग करंट है उसे पॉजिटिव लेना है और जो आउटगोइंग करंट है उसे नेगेटिव लेना है। एक आध सिंपल सा सर्किट बना के करते हैं हम। ये मान लो 5 तार आके मिल रहे हैं, ये I1 है, पास आ रही है, I2 पास आ रही है, I3 दूर जा रही है, I4 पास आ रही है, I5 फिर दूर जा रही है। ये मान लो 5 करंट है, ये जंक्शन है। हमें करना क्या है, सारी करंट को जोड़ के 0 करना है। हमें करना क्या है, सारी करंट को जोड़ के 0 करना है। सिग्मा आई इक्वल टू 0 करना है मुझे। सारी करंट को जोड़ के 0 करना है। कैसे करना है देखो, ये है I1, ये I1 है, ये पास आ रही है। अभी रूल लिखा पास आने वाली करंट पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव ले लो। ये I2 है, ये भी पास आ रही है, पास आने वाली करंट पॉजिटिव, तो I2 को भी पॉजिटिव ले लो। ये I3 है, ये दूर जा रही है, तो दूर जाने वाली करंट को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो माइनस I3। ये I4 है, ये फिर पास आ रही है, तो पास आने वाली करंट को हमें पॉजिटिव लेना है, प्लस I4। ये I5 है, ये दूर जा रही है, तो दूर जाने वाली करंट को हमें नेगेटिव लेना है, तो माइनस I5 इक्वल टू 0। क्या हुआ देखो, I1 को पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है, क्योंकि पास जा रही है। I2 को भी पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है, क्योंकि पास जा रही है। I3 को नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है, क्योंकि दूर जा रही है। I4 को पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है, क्योंकि पास जा रही है। I5 को फिर नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है, क्योंकि दूर जा रही है। जो करंट पास जा रही है, पास कौन जा रही है, I1, I2 और I4, इन्हें पॉजिटिव लिया। जो करंट दूर जा रही है उन्हें नेगेटिव लो। दूर कौन जा रहा है, I3 और I5।
तो नेगेटिव वालों को उधर ले जाओ। I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू हो गया I3 प्लस I5। I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू हो गया I3 प्लस I5। I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू हो गया I3 प्लस I5। दिख रहा है बेटा? अब इधर देखो, I1, I2 और I4 को मैं कहूंगा इनकमिंग करंट और I3 और I5 को मैं कहूंगा आउटगोइंग करंट। तो मैंने प्रूफ किया कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट दूर जा रही है। तो ये तो हम भी बता सकते हैं कि कोई करंट आ रही है बेटा और फिर कई करंट दूर जा रही है, तो जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट दूर जाएगी। तो ये बताना चाह रहे थे, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक तरह से क्या बताना चाह रहे थे? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये तो कोई भी बता सकता था, किसी भी जंक्शन पे क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। याद रखिए, या तो इसे ऐसे बोलिए या इसे ऐसे बोलिए। क्या कहा? सिग्मा आई को करके करंट को जोड़ के जीरो कर दो, पास आने वाली करंट को पॉजिटिव लो, दूर जाने वाली करंट को नेगेटिव लो। थोड़ा सा सॉल्व किया तो क्या आ गया? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यानी ये क्या कहना चाह रहे थे कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट है। क्लियर है? तो सवाल उठता है इसमें क्या चीज कंजर्व रही? इसमें चार्ज कंजर्व रहा। इसमें क्या चीज कंजर्व हुई? इसमें चार्ज कंजर्व हुआ। इसमें क्या चीज कंजर्व हुई? इसमें चार्ज कंजर्व हुआ। लिख लीजिए, स्टार बना के लिखिए। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, या केसीएल इज बेस्ड ऑन, केसीएल फर्स्ट लॉ को ही कहते हैं लॉ ऑफ, याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसे ब्लॉक में कर दीजिए। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस क्या चीज कंजर्व हो रही है? फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में क्या चीज कंजर्व हो रही है? ध्यान रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में क्या चीज कंजर्व हो रही है? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व हो रहा है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में क्या चीज कंजर्व हो रही है? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व हो रहा है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में क्या चीज कंजर्व हो रही है? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व हो रहा है। मैं स्लाइड्स रिवाइज करवा रहा हूं ध्यान से। क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ को? किरचॉफ का करंट लॉ कहते हैं या जंक्शन रूल कहते हैं। क्या कहता है ये लॉ कि किसी भी जंक्शन पे सारी करंट को जोड़ के जीरो कर दो। जोड़ते टाइम क्या याद रखो? जो करंट पास जा रही है वो पॉजिटिव और जो दूर जा रही है वो नेगेटिव। थोड़ा सा एक सिंपल सा सर्किट बना के हमने सॉल्व किया। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ में क्या बताना चाह रहा है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितनी करंट जंक्शन के पास आएगी उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाएगी। जितनी करंट जंक्शन के पास आएगी उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाएगी। तो इसमें क्या चीज कंजर्व हुई? इसमें चार्ज कंजर्व हुआ। इसमें क्या चीज कंजर्व हुई? फर्स्ट लॉ में इसमें चार्ज कंजर्व हुआ। क्लियर है? बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। चलिए, बल्कि याद क्या कीजिएगा, याद हो जाना चाहिए। अगली हेडिंग डालो किरचॉफ का सेकंड लॉ। अगली हेडिंग डालो किरचॉफ का सेकंड लॉ। अगली हेडिंग डालो किरचॉफ का सेकंड लॉ। इसी को कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ को ही क्या कहते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ब्रैकेट में लिखो KVL। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ को क्या लिखते हैं? KVL, या इसे कहते हैं लूप रूल। पहले रूल को क्या कहते थे? याद करो, जंक्शन रूल। और दूसरे लॉ को कहते हैं लूप रूल। पहले लॉ को क्या कहते थे? जंक्शन रूल। और दूसरे लॉ को क्या कहते हैं? लूप रूल। पहले लॉ को क्या कहते थे? जंक्शन रूल। दूसरे लॉ को कहते हैं लूप रूल। क्लियर है? लूप यानी क्या होता है? क्लोज सर्किट। पहला लॉ कहां लगता था? जंक्शन पे। दूसरा लॉ कहां लगता है? क्लोज सर्किट में। पहला लॉ कहां लगता था? याद रखो, जंक्शन पे लगता है KCL, और KVL लगता है क्लोज सर्किट में। क्लोज होना जरूरी है सर्किट का। KCL कहां लगता है? जंक्शन पे। KVL कहां लगता है? क्लोज सर्किट में। याद रहेगा।
चलिए लॉ लिख रहे हैं, ये तो इसके नाम हो गए, तो लिखो इन एनी क्लोज लूप। लॉ क्या कहता है? इन एनी क्लोज्ड लूप सिग्मा वी इक्वल टू 0, इतना सा लॉ है। सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ दो, इक्वल टू 0 मिलेगा। इन एनी क्लोज लूप सिग्मा वी इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सिग्मा आई इक्वल टू 0। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सिग्मा वी इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सिग्मा आई इक्वल टू 0। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सिग्मा वी इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सिग्मा आई इक्वल टू 0। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सिग्मा वी इक्वल टू 0। सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ दो, इक्वल टू 0 कर दो। सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ के इज इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो। सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ के इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो। क्लियर है? अब वही लिखो साइन कन्वेंशंस। तो देखो पहला रूल समझो, अगर हम करंट के साथ साथ चलेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो IR को पॉजिटिव लेंगे, बल्कि नेगेटिव लेंगे। करंट के साथ साथ जा रहे हो तो करंट के साथ साथ चलो तो IR को नेगेटिव लो। IR यानी एक तरह का V हो गया ना, V इक्वल टू IR होता है, तो V को नेगेटिव लो करंट के साथ साथ चलने में। when we transverse in the direction of current, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो V को नेगेटिव लेंगे, V यानी IR, IR को नेगेटिव लेंगे। करंट के साथ साथ चलेंगे तो V को नेगेटिव लेंगे, यानी क्या कह सकते हैं? IR को नेगेटिव लेंगे। B रूल इसका उल्टा लिख दो। when we transverse opposite to the direction of current, opposite to the direction of current, तो क्या होगा? V को लेंगे पॉजिटिव या IR को लेंगे पॉजिटिव। जब हम करंट के साथ साथ चलेंगे तो V नेगेटिव या IR नेगेटिव, V इक्वल टू IR होता है ना। जब हम करंट के उल्टा चलेंगे तो V को पॉजिटिव लेंगे या कह सकते हैं IR को पॉजिटिव। अब तीसरा रूल, अब तीसरे रूल में हम बात करेंगे बैटरी की। होता क्या है? बैटरी में दो पोल होते हैं, पता होगा, माइनस और प्लस। तो अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो EMF बैटरी का जो V है वो पॉजिटिव लेंगे जिस तरफ जा रहे हैं। when we transverse from negative to positive pole of battery, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो V को पॉजिटिव लेंगे। जिस तरफ जाते हैं बेटा वो लेते हैं V। अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो V को प्लस में लोगे, और इसका उल्टा when we transverse from positive to negative pole, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहे हो तो V को नेगेटिव में लोगे। जिस तरफ जा रहे हो बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव तो V पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव तो V नेगेटिव। एक आध सर्किट बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के मैक्सिमम सवाल होते हैं। एमीटर पे सवाल आएगा, वोल्टमीटर पे सवाल आएगा, किरचॉफ्स लॉ पे, मीटर ब्रिज पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, बहुत सारा कुछ एक से एक बढ़ के इंपॉर्टेंट। तो ये है सेकंड रूल के साइन कन्वेंशन। एक बार याद करो, जब हम करंट के साथ साथ चलेंगे तो IR को नेगेटिव में लेंगे। पहला रूल याद कीजिए, जब हम करंट के साथ साथ चलेंगे तो IR को नेगेटिव में लेंगे। जब हम करंट के साथ साथ चलेंगे तो IR को नेगेटिव में लेंगे। दूसरा रूल इसका अपोजिट, जब हम करंट के अपोजिट चलेंगे तो IR को पॉजिटिव लेंगे। जब हम करंट के अपोजिट चलेंगे तो IR को पॉजिटिव लेंगे।
जब हम करंट के अपोजिट चलेंगे तो IR को पॉजिटिव लेंगे, जब हम करंट के अपोजिट चलेंगे तो IR को पॉजिटिव लेंगे। अगला, जब हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल, तो V को प्लस में लेंगे। जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल जाएंगे तो V को प्लस में लेंगे, और जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल जाएंगे तो V को माइनस में लेंगे। जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल जाएंगे तो V को माइनस में लेंगे। जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल जाएंगे तो V को माइनस में लेंगे। जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल जाएंगे तो V को माइनस में लेंगे। जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल जाएंगे तो V को माइनस में लेंगे। फिर से रूल समझ लो, करंट के साथ साथ तो V नेगेटिव, करंट के उल्टा तो V पॉजिटिव, माइनस से प्लस तो V पॉजिटिव, प्लस से माइनस तो V नेगेटिव। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए एक आध सर्किट बना के समझ लेते हैं। चलिए व्हीटस्टोन से ही समझते हैं। किरचॉफ के सेकंड लॉ को समझने का सबसे अच्छा तरीका व्हीटस्टोन ब्रिज से समझो। व्हीटस्टोन ब्रिज सब जानते हो, अभी पढ़ेंगे भी आगे। 4 रेजिस्टेंस होते हैं इसमें, ये बन गए 4 रेजिस्टेंस। यहां लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया, यहाँ की लगा दी, यहाँ भी एक की लगती है, ये बैटरी लगा दी EMF की। इस रेजिस्टेंस को P से लिखते हैं, इसको Q से, स्टैंडर्ड नाम है इनके, इसको R से, इसको S से। गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ पर, तो इसके रेजिस्टेंस को RG से निडल लगी रहती है ना। अब देखो, जब हम की को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगी, तो टोटल करंट को मैंने नाम दे दिया I। टोटल करंट यहां तक तो आएगी, कुछ करंट फिर ऊपर चली जाएगी, मैंने नाम दे दिया I1, और कुछ करंट इस ब्रांच में आएगी, नाम दे दिया I2। अब ये I1 यहां तक आएगी, फिर I1 के 2 टुकड़े होंगे, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगी, नाम दे दिया IG, बची हुई करंट यहां से जाएगी, तो नाम दे दिया I1 माइनस IG। कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगी, तो नाम दे दिया IG, बची हुई करंट यहां से जाएगी, तो नाम दे दिया I1 माइनस IG। कुछ करंट यहां से गई तो IG, और बची हुई करंट उधर से गई तो I1 माइनस IG। अब ये I2 आ रही है, ये IG आ रही है, दोनों यहाँ आके जुड़ जाएंगी, और यहां से कितनी बहेगी I2 प्लस IG, यहां से कितनी बहेगी I2 प्लस IG, और करंट गई कितनी थी I, और I भी कितनी I, है ना। फिर से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपके कोर्स में ही है। ये मेन करंट हमने कितनी मानी, I आ रही है, यहां तक आएगी, उसके बाद करंट के 2 टुकड़े होंगे, कुछ यहां से जाएगी, नाम दे दिया I1, कुछ यहां से जाएगी, नाम दे दिया I2। I1 को देखें तो कुछ गैल्वेनोमीटर से चली गई IG, बची हुई इससे गई I1 माइनस IG। अब ये I2 आ रही है, ये IG आ रही है, दोनों यहां ऐड हो जाएंगी, और कितनी फ्लो होगी I2 प्लस IG। करंट गई कितनी थी I, वापस भी कितनी आएगी I, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। अब हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। किरचॉफ का सेकंड लॉ लगता है क्लोज्ड लूप में, क्लोज सर्किट में। तो हर पॉइंट को नाम दे दो जो आपकी मर्जी हो, A B C D, कुछ भी नाम दे दो। इस पॉइंट को E तो बैटरी है, F G, कुछ भी नाम दे दो जो आपकी मर्जी हो। अब हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं A B D A में। क्लोज होना चाहिए। क्लोज कब होगा, जब जहां से चलो वहीं लौट आओ। A B D A में किरचॉफ का लॉ लगाओ। क्या है किरचॉफ का सेकंड लॉ, सिग्मा V इक्वल टू 0। सिग्मा V इक्वल टू 0 और V की जगह IR लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे A B D A का मतलब ये है कि A से जाओ B, B से आओ D, और D से फिर आओ A। तो A से B तक जा रहे हैं, तो करंट देखो I1 है, रेजिस्टेंस P है, तो इनका प्रोडक्ट हो गया I1P। V इक्वल टू IR होता है ना, तो V की जगह I1P लिख दिया। अब सवाल उठता है इसे पॉजिटिव लें कि नेगेटिव, तो हम भी ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रही है,
यानी हम करंट के साथ साथ चल रहे हैं। आपको रूल लिखवाया है कि करंट के साथ साथ चलने में V को नेगेटिव लेना है, तो इसे नेगेटिव लो। I1P, हम भी ऊपर, करंट भी ऊपर। इसी तरह मुझे आना है B2D, BDA है ना, ABDA, तो A से B गया, B2D आना है। तो करंट है IG, रेजिस्टेंस है RG, हमें भी नीचे आना है, करंट भी नीचे आ रही है, तो इसे भी नेगेटिव लो, तो माइनस IG RG। माइनस में क्यों दिख रहा है? हम भी नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रही है। फिर मुझे जाना है D से R, D2A, तो करंट कितनी है I2, रेजिस्टेंस कितना है R, तो इनका प्रोडक्ट हो गया I2R। अब सवाल उठता है पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, तो देखो मुझे जाना है ऊपर D2A और करंट आ रही है नीचे A2D, यानी मुझे करंट के उल्टा जाना है, तो इसे प्लस लूंगा। और देखो क्या इस सर्किट में कोई बैटरी लगी है? ABDA में बैटरी तो लगी है, लेकिन ये लगी है, नीचे लगी है, इस सर्किट में कोई नहीं लगी। तो 3 रेजिस्टेंस थे, तीनों की बातें कर ली। I1P नेगेटिव लिया, करंट के साथ चल रहे हैं। IG RG नेगेटिव लिया, करंट के साथ चल रहे हैं। I2R पॉजिटिव लिया, करंट के उल्टे चल रहे हैं। तीनों की बातें हो गई, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम यही काम BCDB के लिए करो। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। B2C आओ, तो करंट कितनी है? I1 माइनस IG, कर क्या रहा है? यही सिग्मा B इक्वल टू 0। रेजिस्टेंस कितना है? Q। पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? करंट भी नीचे आ रही है, मैं भी नीचे आ रहा हूं, करंट के साथ साथ चल रहा हूं, तो नेगेटिव, नेगेटिव लूंगा। फिर मुझे जाना है C2D, तो देखो मुझे नीचे जाना है, करंट ऊपर आ रही है, मतलब करंट के उल्टा चल रहा हूं मैं, तो प्लस में आ जाएगा I2 प्लस IG इंटू S। प्लस में क्यों आया दिख रहा है? मैं C2D जा रहा हूं, यानी नीचे, जबकि करंट ऊपर आ रही है। अब जाना है मुझे D2B, तो मुझे जाना है ऊपर जबकि करंट आ रही है नीचे, मुझे जाना है ऊपर जबकि करंट आ रही है नीचे, यानी करंट के उल्टा जाना है मुझे, तो इसको भी प्लस में लूंगा। तो प्लस IG RG इक्वल टू 0। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। 3 इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बनानी बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगी। नेगेटिव क्यों लिया? करंट के साथ साथ चले। पॉजिटिव क्यों लिया? करंट के उल्टा चले। मुझे C2D यानी नीचे आना है, करंट ऊपर जा रही है। फिर D2A मुझे ऊपर जाना है, करंट नीचे आ रही है। चलिए अब एक आध बैटरी वाला कर लेते। बैटरी तो बस एक ही लगी है ना सर्किट में नीचे, तो अब नीचे वाला सर्किट ले लो। नीचे कैसे देखना? ADCGFA, जहां से चलो वहीं आओ, तभी किरचॉफ का सेकंड लॉ लगेगा। ADCGFA, A से जाओ D पे, D से C पे, C से G पे, G से F पे, F से फिर A पे। ये काफी बड़ा सा सर्किट लिया है, ADCGFA। चलो A से जाओ D, तो देखो करंट भी उधर जा रही है, हम भी उधर जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, सिग्मा B इक्वल टू 0। तो करंट के साथ साथ जा रहे हैं, तो नेगेटिव लेंगे। I2R, करंट के साथ साथ जा रहे हैं तो नेगेटिव। यहां भी देखो D2C जाना है, फिर तो करंट भी ऊपर जा रही है, हम भी ऊपर जा रहे हैं, यानी करंट के साथ साथ जा रहे हैं, तो फिर नेगेटिव। I2 प्लस IG इंटू S, है ना, यहां भी करंट के साथ, यहां भी करंट के साथ। यहां से यहां देखो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा है, तो यहां डायरेक्ट आ जाएंगे। यहां से यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, बैटरी जरूर लगी है। चलो बैटरी की बात करें, चलो बैटरी की बात करें। नीचे तो देखो ना यहाँ रेजिस्टेंस, ना यहाँ ना यहाँ, 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों की बात हो गई। अब ये बैटरी भी लगी है, तो देखो मैं इधर से इधर आ रहा हूं, माइनस से प्लस की तरफ। देखो G से F आना है ना, यानी माइनस से प्लस की तरफ आना है। तो माइनस से प्लस की तरफ आने में मैंने रूल लिखवाया है कि बैटरी का EMF पॉजिटिव लेते हैं, जिस तरफ जाओ। माइनस से प्लस E लेते हैं प्लस में, और प्लस से माइनस E लेते हैं माइनस में, है ना बेटा। जिस तरफ जाओ वैसा लेते हैं।
तो मैं इधर से इधर आ रहा हूं, माइनस से प्लस, तो ई को प्लस में लूंगा, तो प्लस ई इज इक्वल टू 0। 3 लोग थे, तीनों की बातें हो गई। तो अब 3 इक्वेशन बनानी सिखाई। होप आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ अच्छे से आ गया होगा। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, सिग्मा आई इक्वल टू 0, कंजर्व क्या रहता है इसमें, चार्ज। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सिग्मा वी इक्वल टू 0, इसमें क्या चीज कंजर्व रहती है, एनर्जी। एक लाइन में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। एक लाइन में यहीं कहीं लिख लीजिए, केवीएल इज बेस्ड ऑन, केवीएल यानी सेकंड लॉ, केवीएल इज बेस्ड ऑन, थ्योरी है लिख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल इज बेस्ड ऑन, केवीएल किस पे बेस करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखो, फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व रहता है, सेकेंड लॉ में एनर्जी कंजर्व रहती है। फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व रहता है, सेकेंड लॉ में एनर्जी कंजर्व रहती है। फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व रहता है, सेकेंड लॉ में एनर्जी कंजर्व रहती है। नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आज का काम, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज अभी बनाया था हमने पिछले फिगर में ही, फिर से बना लेता हूं। एक साइंटिस्ट थे व्हीट स्टोन, उन्होंने एक ब्रिज बनाया जो कहलाया व्हीट स्टोन ब्रिज। सवाल उठता है क्यों बनाया, इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की यूटिलिटी याद रखिए, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना बेटा। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस या वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमिन्ड, है ना। हर चीज की यूटिलिटी होती है, तो ये ब्रिज क्यों बनाया गया, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमिन्ड। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या कर सकते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ब्रिज की यूटिलिटी क्या है, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 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 देखो, वही 4 रेजिस्टेंस थे, अभी बना के आ रहे हैं किरचॉफ के सेकेंड लॉ में ही। इनके पास 4 रेजिस्टेंस थे, तो इन्होंने इसे कुछ इस तरह से जोड़ा, इसे नाम दिया P, इसे Q, इसे R, इसे S। ये इनके स्टैंडर्ड नाम है। यहां इन्होंने जोड़ा एक गैल्वेनोमीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना है Rg, और ये निडल लगी है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। यहां भी इन्होंने एक की लगाई, इसे गैल्वेनोमीटर की कहते हैं K2, और यहां भी इन्होंने एक की लगाई, इसे सेल की कहते हैं K1। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अभी किया था, तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये आई अभी पिछली बार ही एक्सप्लेन कर रहा था, ये I1 या I2, I1 में से कुछ गैल्वेनोमीटर से चली गई Ig, तो बची हुई इससे जाएगी I1 माइनस Ig। ये IgI, ये I2I अभी बनाया था बेटा, तो ये I2 प्लस Ig, और करंट कितनी गई थी I, तो यहां भी कितनी आई I, है ना। ये 4 रेजिस्टेंस थे इनके पास PQRS, और उन्होंने कुछ इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना के उसे बैटरी से जोड़ा, की को ऑन किया तो हर ब्रांच में करंट फ्लो होने लगी। कैसी कैसी दिख रहा है ना, ये टोटल करंट I, 2 टुकड़े हुए I1 I2, फिर कुछ गैल्वेनोमीटर से गया Ig, बचा हुआ ऊपर से गया I1 माइनस Ig, ये I2 है, ये Ig है, तो ये I2 प्लस Ig। अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, ये गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि इससे Ig करंट फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी कि नहीं, बिल्कुल हिलेगी, क्योंकि इससे Ig करंट फ्लो हो रही है ना। अब व्हीटस्टोन ने ये कहा, बहुत ध्यान से, बहुत बार पूछा गया है कि अगर P बाय Q इक्वल टू हो जाए R बाय S के, अगर हो जाए, मतलब ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस
इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। अगर P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस हो जाए, अगर P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस हो जाए, तो उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर की कॉइल से कोई करंट नहीं बहेगी, यानी इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। देन गेन ने कहा नो करंट फ्लोस, बहुत ध्यान से, थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल, यानी IG 0 हो जाएगा। अभी तो देख रहा होगा, यदि क्या बेटा P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस हो जाए तो IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब निडल 0 पे आ जाएगी, मतलब आप इस तार को पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा। ये इन्होंने कहा। यदि P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस हो जाए तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल से कोई करंट नहीं फ्लो होती है। अब मुझे बताओ, यदि आपको P पता हो, Q पता हो, R पता हो, तो S निकाल लोगे? P की जगह P की वैल्यू डाल दोगे, Q की जगह Q की, R की जगह R की, तो S निकल आएगा। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज की यूटिलिटी है। 3 नोन रेजिस्टेंस की मदद से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। 3 नोन रेजिस्टेंस की मदद से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो व्हीटस्टोन ने यह प्रिंसिपल दिया, यदि P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस हो तो उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर की कॉइल से कोई करंट नहीं फ्लो होगी। जल्दी याद करो, इफ P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस देन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल। इफ P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस हो तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल से कोई करंट नहीं बहेगी। याद रहेगा, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए मीटर ब्रिज। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं मीटर ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे वही कर सकते हैं हम किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसकी वर्किंग किस पे बेस है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। और इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो तार रहता है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको याद रखना है। ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इससे क्या कर सकते हैं? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सवाल उठता है इसे मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो तार लगा रहता है उसकी लेंथ होती है 1 मीटर। इससे मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो तार लगा रहता है उसकी लेंथ होती है 1 मीटर। बिल्कुल शॉर्ट में लिख लीजिए वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। दिस डिवाइस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। This device is a practical application of व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही काम करेगा। और क्या करते हैं इससे? एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर and its specific resistance। क्या लिखा? दिस डिवाइस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत हो गई। दिस डिवाइस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखिए, ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर काम करेगा और इससे हम क्या काम कर सकते हैं? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तार 1 मीटर का होता है। ड्यू टू 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर द apparatus इज नोन एज मीटर ब्रिज। याद रखो, ड्यू टू 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर the apparatus is known as meter bridge।
मीटर ब्रिज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो तार लगाएंगे वो 1 मीटर का होगा। ड्यू टू 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर द apparatus इज नोन एज मीटर ब्रिज। इसमें जो तार की लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, इसीलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, रटने की गलती मत करना। एक इमेज बना लो बेटा दिमाग में कि व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज ऐसा दिखता है। क्लियर है? चलिए मीटर ब्रिज की फिगर बनाओ। इसमें कुछ ऐसा रहता है, ड्राइंग तो मेरी बहुत खराब है, बस मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं। ये तार रहता है मीटर ब्रिज का, ये 1 मीटर लंबा है, ये 1 मीटर लंबा है। यहां पर लगा देते हैं आरबी। आरबी यानी रेजिस्टेंस बॉक्स। ये क्या लगा है? आरबी। आरबी यानी रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये क्या लगा है? अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या लगा है? अननोन रेजिस्टेंस एक्स। यही हमें निकालना है। ये क्या लगा है? अननोन रेजिस्टेंस एक्स, यही हमें निकालना है। यहां हम क्या जोड़ देते हैं? की जोड़ देते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं जिससे करंट फ्लो होगी तार में। यहां से एक स्लाइडर लगाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, इसको हम स्लाइड कर रहे हैं तार पे। ऐसे मत जोड़ो, ऊपर से जोड़ो। यहां से जोड़ा, ये गैल्वेनोमीटर है और ये स्लाइडर है, इसको स्लाइड करेंगे हम। कब तक गैल्वेनोमीटर, ये स्लाइडर को स्लाइड करना है जब तक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन ना दे। कब तक हमें स्लाइडर को स्लाइड करना है? जब तक गैल्वेनोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन ना दे, मतलब गैल्वेनोमीटर के निडल 0 पे ना आए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की निडल 0 पे आई तो वो लेंथ नोट करना है कि किस लेंथ पे गैल्वेनोमीटर की निडल 0 पे आई। तो ये लेंथ अगर L है तो ये लेंथ होगी 100 माइनस L। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। तो ये लेंथ अगर L है तो ये लेंथ कितनी होगी? 100 माइनस L। टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो ये L कौन सी लेंथ है? वो लेंथ है जिसपे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो कह सकते हैं एट नल डिफ्लेक्शन, एट नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। एट नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अभी हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पढ़ के आए, P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस होता है। P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस। तो ध्यान से सुनना क्या बेटा, मैं दूसरा कलर का पेन यूज करता हूं, ये ध्यान रखिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। ये जो ये वाला तार रहता है बेटा, इस तरफ वाला, ये P का काम करता है। ये Q का जो रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी यानी रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये R का, और अननोन रेजिस्टेंस काम करता है S का। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। इसे दिमाग में अगर आपने बिठा लिया तो मीटर ब्रिज का कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा आपसे। ये P, ये Q, ये R, ये S। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट इनटू L। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बोलेंगे कोई कांस्टेंट इनटू L। तो P की जगह क्या लिखूं? देखो, इसकी लेंथ L है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? KL। Q की जगह क्या लिखूं? इसकी लेंथ 100 माइनस L है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? K इंटू 100 माइनस L। R की जगह R लिखूं? R यानी मान लो कि रेजिस्टेंस बॉक्स से R ओम का प्लग निकाला है हमने, और S की जगह X लिखूं। ये X मुझे निकालना है। S की जगह मैं क्या लिखूं? X लिखूं। ये X मुझे निकालना है। S की जगह क्या लिखूं? X लिखूं। ये X मुझे निकालना है। K से K कैंसिल हो गया, X इज इक्वल टू आ गया R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो आप याद कर लीजिए। डायरेक्ट अगर लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये इमेज दिमाग में रखिए। ये P, ये Q, ये R, ये S। तो P का रेजिस्टेंस मैंने कितना लिखा? KL। Q का कितना लिखा? K इंटू 100 माइनस L। R की जगह लिखा R और S की जगह लिखा X। क्लियर है?
तो x आ गया r इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो इस तरह से हमने क्या किया, अननोन रेजिस्टेंस निकाला। एक बार और स्लाइड रिवाइज कर देता हूं आपकी आंखों के सामने। ये क्या है, ब्रिजस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मीटर ब्रिज। इससे क्या कर सकते हैं, इससे किसी भी अननोन रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो तार होता है वो 1 मीटर का होता है। इसे हमें कब तक स्लाइड करना है, जब तक हमें नल डिफ्लेक्शन ना मिले। तो ये लेंथ अगर एल है तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाय एस लगाया तो क्या आंसर आया, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। इसकी मदद से मैंने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया। क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट आर्टिकल आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, पोटेंशियोमीटर। इसके बिना नीट का क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। 2021 में भी पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस बच्चों से बनते भी नहीं है। तो ठीक है, जितना आपको बताना चाहिए मैं बता रहा हूं, लेकिन जो परफेक्शन आएगा वो न्यूमेरिकल्स करते टाइम आएगा। न्यूमेरिकल्स करते टाइम पोटेंशियोमीटर के मैं कई शॉर्टकट बताऊंगा। अभी तो थोड़ा सा मैं बुकिश रहूंगा, जो बुक में दिया है, जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें मैं आपको कई शॉर्टकट्स बताऊंगा। सिर्फ एक ही लॉजिक से सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, है ना, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल्स तक आना पड़ेगा। अभी आपको कितना पता होना चाहिए पोटेंशियोमीटर के बारे में, ये देखिए। हेडिंग डालिए पोटेंशियोमीटर। पूरी फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना पेपर नहीं बनता। यूजेस याद रखिए, क्या क्या कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। पहला कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। E1 बाई E2 ये निकाल सकते हैं हम। सही करो बेटा, बोर्ड गड़बड़ कर रहा है। दूसरा, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ब्रैकेट में स्मॉल आर। तीसरा है टू कंपेयर रेजिस्टेंसेस। दो रेजिस्टेंसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं। बहुत गड़बड़ कर रहा है बेटा, बोर्ड ध्यान से। चौथा, टू मेजर करंट मेजर कर सकते हैं। ये जरा अच्छे से कर लो बेटा पोटेंशियोमीटर। अगला है टू मेजर थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। कुल मिला के ये ऑलराउंडर इंस्ट्रूमेंट है, इससे बहुत काम कर सकते हैं। टू मेजर थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। लास्ट, टू कैलिब्रेट एन एमीटर और अ वोल्टमीटर। एमीटर या वोल्टमीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। कैलिब्रेट करना समझते हो, रीडिंग्स को अपने हिसाब से चेंज करना, इंस्ट्रूमेंट की स्केल को अपने हिसाब से चेंज करना, इंस्ट्रूमेंट की स्केल को अपने हिसाब से चेंज करना। यानी अब ये समझ लो बेटा, इंस्ट्रूमेंट की स्केल को अपने हिसाब से चेंज करना। एक आध में एग्जांपल से समझा देता हूं। तो इतने यूजेस आप याद रखो। अच्छा, शुरू के 2 यूजेस पे स्टार बना लो। 12th में आपको ये 2 यूज हैं लैब में। ये लैब मैनुअल में आप लिखते हो पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट, तो पोटेंशियोमीटर के 2 एक्सपेरिमेंट आपको कोर्स में है। 2 सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करना या किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना। 2 सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करना या फिर किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना। ये 2 आपके सिलेबस में, बाकी सिर्फ आपको याद करना है।
अब चलिए दोनों के फॉर्मूले में बता दूं। पहला क्या लिखेंगे, अच्छा वो कैलिब्रेशन का मतलब मैं समझा रहा था। होता क्या है बेटा, जैसे ये एमीटर है, इस पे लिखा है 0 to 3 एम्पियर, या छोड़ो शंट से ही समझा दूं। जैसे 5 एम्पियर की करंट आ रही है तो हमने शंट जोड़ दिया है बेटा, तो शंट क्या करेगा, मैक्सिमम करंट शंट से चली जाएगी और मिनिमम करंट यहां से जाएगी। मान लो 4.95 एम्पियर शंट से चली गई, 0.05 एम्पियर की करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगी, तभी ये गैल्वेनोमीटर जलने से बचेगा, नहीं तो ये हाई करंट गैल्वेनोमीटर को जला देगी। एमीटर में हम शंट जोड़ते हैं, क्यों शंट जोड़ते हैं, जिससे मैक्सिमम करंट का पार्ट शंट में से चला जाए और मिनिमम पार्ट गैल्वेनोमीटर से जाए। तो 5 एम्पियर की करंट है, 4.5 एम्पियर नीचे से चली गई और 0.05 एम्पियर ऊपर से बही, तो इसकी निडल तो 0.05 पे रुकेगी बेटा। एमीटर की निडल तो 0.05 पे रुकेगी, क्यों, क्योंकि निडल वाला जो कॉइल है उससे तो 0.05 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रही है। तो फिर हमें सही रीडिंग कैसे मिलेगी, तो देखो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले को पता है कि 5 एम्पियर की करंट कुछ इस तरह से डिवाइड होगी, 4.95 एम्पियर नीचे से, 0.05 एम्पियर ऊपर से, तो निडल भी कहां पे रुकेगी, 0.05 एम्पियर पर, बिल्कुल ठीक। लेकिन वहां 0.05 एम्पियर लिखा नहीं जाएगा, वहां 5 एम्पियर लिखेंगे, वो वहां 5 एम्पियर लिखेंगे, तो आपको 5 एम्पियर दिखाई देगी, जबकि असल में क्या हो रहा है, मैक्सिमम पार्ट तो बाईपास ही हो जा रही है, सिर्फ यहां से थोड़ी सी करंट फ्लो हो रही है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं कैलिब्रेशन। स्केल को अपने हिसाब से सेट करना, एमीटर या वोल्टमीटर की स्केल को अपने हिसाब से सेट करना, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं कैलिब्रेशन। तो क्या होता है, ये पोटेंशियोमीटर से कैलिब्रेशन का काम भी होता है, ध्यान रखिए। चलिए मैंने जैसा कि बोला है, अभी तो बस जो बुक में है वो करवा रहा हूं, प्लस जैसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं आपको कई शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। पोटेंशियोमीटर का एक सवाल तो आना ही आना है, बहुत ध्यान से। चलिए पहला एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ, ये तो इजी है, ये 2021 में इसी पे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आया है 21 में। EMFs ऑफ 2 सेल्स, 2 सेलों के हम EMF को कंपेयर कर रहे हैं, 2 सेलों के EMF को हम कंपेयर कर रहे हैं, कैसे, ये की लगा दी, ये बैटरी लगा दी, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, यहाँ 2 सेल लगा दी, एक सेल है, इसको E1 नाम दिया, ये 2 सेल हैं जिनके हमें EMF कंपेयर करना है, और एक सेल तो हम करंट के लिए लगाते हैं, वो स्टैंडर्ड सेल कहलाती है, उसका EMF E है। ये है पोटेंशियोमीटर का तार AB। यहां हम क्या करेंगे, वही स्लाइडर लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, गैल्वेनोमीटर लेंगे, एक बार गैल्वेनोमीटर को यहां से जोड़ेंगे और नल डिफ्लेक्शन मिलेगा हमें। नल डिफ्लेक्शन क्यों मिलेगा देखेंगे, एक बार यहां से जोड़ के नल डिफ्लेक्शन लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक मिनट, बैटरी की पोलैरिटी बदल दो, ये करंट कहां बहेगी, ऐसे, यहाँ नेगेटिव लगा दें या पॉजिटिव, कुछ इस तरह से फिगर बनाइए, ऐसे जोड़ दो, ये E1 ये E2। नल डिफ्लेक्शन क्यों मिलेगा मैं बताता हूं आपको। देखो ये करंट नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसी बह रही है, और ये करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी ऐसे बहेगी, दिख रहा है ना, ये करंट इधर बह रही है, ये जो स्टैंडर्ड सेल है उसकी करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी। और ये जो कर सेल्स हैं इनको मैं अगर यहां जोड़ दूं तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होती है, तो इस तार में वो ऐसी बहेंगी। तो दोनों जैसे ही एक दूसरे को कैंसिल करेंगी हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो क्या करना है, इसको एक बार यहां जोड़ना है और बैलेंसिंग लेंथ नोट करना है, इसको मैं कह रहा हूं बैलेंसिंग लेंथ, और एक बार यहां जोड़ना है, बैलेंसिंग लेंथ नोट करना है ना।
और फिर फॉर्मूला लगाना है E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। इस तरह से दो सेलों का ईएमएफ कंपेयर होगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है तो सवाल भी बड़े सिंपल बनते हैं। थोड़ी सी बस थ्योरी। इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? बैलेंसिंग लेंस आर नोटेड, बैलेंसिंग लेंस आर नोटेड by connecting the given cells one by one in the circuit। एक के बाद एक जोड़ो और बैलेंसिंग लेंथ नोट करो। बैलेंसिंग लेंस आर नोटेड by connecting the given cells one by one in the circuit। और फिर फॉर्मूला लगा E1 by E2 बराबर L1 बाय L2। सीधा सीधा सवाल बनता है। नीट 21 के पेपर में देखिएगा, बिल्कुल इस पे सवाल आया है। 4 में से आपको 3 चीजें दे दी गई हैं, एक चीज निकालना है। तो क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में? एक बार इसे यहां जोड़ के लेंथ नोट करते हैं, एक बार इसे यहां जोड़ के लेंथ नोट करते हैं और फिर फॉर्मूला लगाते हैं E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। इस तरह से हम दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। ये हमने दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर किया। बिल्कुल आसान फॉर्मूला, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करो। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब एक ही सेल है, दो सेल नहीं है। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक इंपॉर्टेंट है फिगर कैसे बननी है, ध्यान से देखो। वही यहां की ले ली, यहां स्टैंडर्ड सेल लगा दिया ही। ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये एक सेल लगा दी, इसका ईएमएफ ई डैश नाम दे दो। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, यही हमें फाइंड करना है। यहां हम जोड़ देते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। यहां हम क्या जोड़ देते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। और कुछ इस तरह से सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये सब बेटा लैब की चीजें हैं, तो अगर आपने लैब में किया होगा तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं किया है तो बस जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान रखिए। सवाल में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, खासकर इसमें हम एग्जाम सेक्शन ज्यादा ले लेंगे, है ना। एग्जाम में जो सवाल आए हैं वो कैसे हो सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद हो, बेस हमारा क्लियर नहीं है, तो कैसे सवाल करना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। सवाल बहुत बनते हैं, इनफाइनाइट सवाल बनते हैं पोटेंशियोमीटर पे, ध्यान से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं बेटा? कुछ इस तरह का सर्किट बनाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? कुछ इस तरह का सर्किट बनाते हैं। और करेंगे क्या, वो ध्यान से सुनो। उसमें क्या किया था? सेलों को एक के बाद एक सर्किट में जोड़ के लेंथ नोट की थी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? सेलों को सर्किट में एक के बाद एक जोड़ा था और लेंथ नोट की थी और फॉर्मूला लगाया था E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। अभी क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे इनफाइनाइट ओम का प्लग निकालेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करेंगे? इनफाइनाइट ओम का प्लग निकालेंगे और लेंथ नोट करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करेंगे? इनफाइनाइट ओम का प्लग निकालेंगे और लेंथ नोट करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करेंगे? इनफाइनाइट ओम का प्लग निकालेंगे और लेंथ नोट करेंगे। फिर इनफाइनाइट ओम का प्लग लगा देंगे और कोई नॉन रेजिस्टेंस निकाल के लेंथ नोट करेंगे। दो लेंथ नोट करना है हमें। एक बार इनफाइनाइट ओम का प्लग निकालो और लेंथ नोट करो, और एक बार इनफाइनाइट ओम के प्लग को लगा दो और कोई दूसरा रेजिस्टेंस निकालो और लेंथ नोट करो। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करना है? इनफाइनाइट ओम का प्लग निकालना है और स्लाइडर को स्लाइड करते हुए लेंथ नोट करना है। फिर क्या करना है? कोई नॉन ओम का प्लग निकालना है रेजिस्टेंस बॉक्स से और फिर से लेंथ नोट करना है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, 2 पॉइंट्स में मैं काम खत्म कर रहा हूं। ये तो कंपैरिजन तो आपका हो गया। अच्छा, ये मैंने हेडिंग डाल दी, पीछे डली हुई थी। चलिए, इसमें फॉर्मूला क्या आ गया था ये मैं रिवाइज कर रहा हूं।
E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2, ये आ गया था, है ना। अब आगे बढ़ना है। चलिए, ये ब्लैंक स्लाइड मिल गई मुझे। हाँ, तो मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहले रेजिस्टेंस बॉक्स से इनफाइनाइट ओम का प्लग निकालना है और लेंथ नोट करना है। फिर इनफाइनाइट ओम का प्लग लगाकर कोई दूसरा प्लग निकालना है और लेंथ नोट करना है। 2 बार आपको लेंथ नोट करना है। पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल infinity plug is removed from resistance box and balancing length is noted। मान लो इस केस में लेंथ आई L1, इस केस में बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई L1। पहले क्या किया मैंने, रेजिस्टेंस बॉक्स से इनफाइनाइट ओम का प्लग निकाला और लेंथ को नोट किया। लेंथ कितनी आई L1। अगला है इन्फिनिट। नाउ अच्छे से ही लिख लो बेटा, इसके बिना नीट का पेपर नहीं बनता। इन्फिनिटी प्लग इज पुट इनटू द बॉक्स, इन्फिनिटी प्लग को रख दिया, एंड एनी अदर प्लग ऑफ नोन वैल्यू, मान लो R ओम का प्लग निकाल लिया, इज रिमूव्ड। कितने ओम का प्लग निकाला, R ओम का। नाउ इन्फिनिटी प्लग इज पुट इनटू द बॉक्स एंड एनी अदर प्लग ऑफ नोन वैल्यू इज रिमूव्ड। अगेन बैलेंसिंग लेंथ इज नोटेड, अगेन बैलेंसिंग लेंथ is noted। वो कितनी आई, मान लो L2। एक बार लेंथ कब लेना है, इन्फिनिटी प्लग को निकालकर लेंथ नोट करना है। दूसरी बार कब लेंथ नोट करना है, इन्फिनिटी प्लग को लगा देना है, कोई दूसरा प्लग निकालना है और फिर लेंथ नोट करना है। तो इन्फिनिटी प्लग वाली लेंथ कितनी है, L1, और जब आपने कोई दूसरा प्लग निकाल के लेंथ नोट करी वो कितनी है, L2। क्लियर है। तो बस अब फॉर्मूला याद रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, L1 बाय L2 माइनस 1। फिर ये फॉर्मूला लगा देना है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा। 2 सीधे सीधे फॉर्मूले हैं पोटेंशियोमीटर के, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2, और या फिर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, L1 बाय L2 माइनस 1। तो ये आपकी कंप्लीट हुई करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ लीजिए ध्यान से, पहले इनफाइनाइट ओम का प्लग निकाला, लेंथ नोट की, लेंथ आई L1, फिर इनफाइनाइट ओम के प्लग को लगा के दूसरा प्लग निकाला और लेंथ नोट की, लेंथ आई L2। अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ये कॉपी में अलग से नोट कीजिएगा। इसमें आप पढ़िए एमीटर, इसमें आप पढ़िए वोल्टमीटर, इसमें आप पढ़िए किरचॉफ के लॉ, इसमें आप पढ़िए व्हीटस्टोन की ब्रिज, इसमें आप पढ़िए मीटर ब्रिज, इसमें आप पढ़िए पोटेंशियोमीटर। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से सेपरेट करके बताए। इनके बिना पेपर नीट का नहीं बनता। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, होप आपको लिखते लिखते याद हो गई होगी। क्लियर है। अब हम करेंगे MPQ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। नोट कीजिए।